Hello dear student, welcome to the Pharmastar Academy, welcome to the Bright Future and once again welcome to the series. Let's start today's session. आज का फर्स्ट क्वेश्चन है which anticoagulants are permitted to be used for storing whole human blood as per IT. ऑप्शन है एंटीकोएगुलेंट सिट्रेट डेक्सट्रोज सॉल्यूशन ACD, एंटीकोएगुलेंट सिट्रेट फॉस्फेट सॉल्यूशन CTD, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन एंड सोडियम वारफारिन। तो एज पर दी आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया होल ह्यूमन ब्लड को स्टोर करने के लिए कौन सी एंटीकोएगुलेंट की परमिशन है पूछा गया है। देखो जो लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन होते हैं और वारफारिन होते हैं ये भी एंटीकोएगुलेंट है लेकिन ये थेरेप्टिकली यूज होते हैं, सो ये नहीं आएंगे। ह्यूमन ब्लड को स्टोर करने के लिए हम दो एंटीकोएगुलेंट यूज करते हैं ACD एंड CPD। सो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A एंड B। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। देन जो एसिडी होती है और सीपीडी होते हैं वो कैल्शियम के साथ चिलेट फॉर्म करते हैं एंड आरबीसी का प्रिजर्वेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेस द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन हीमोस्टैटिस इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। तो हीमोस्टैटिस में क्या क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, एक्टिवेशन ऑफ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड फॉर्मेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिनेज। तो क्लॉटिंग प्रोसेस में लास्ट वाला स्टेप होता है फिब्रिनोजन टू फिब्रिन का, तो लास्ट में ए आएगा। सो ऑप्शन ए और बी नहीं आएंगे। सबसे फर्स्ट क्या होगा? एक्टिवेशन होगा, एक्टिवेशन ऑफ द इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे। सो सी कहाँ पर है? सी और बी दोनों ऑप्शन में सी है। ओके, देन एक्टिवेशन के बाद क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिनेज का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज। देन प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन थ्रोम्बिन में करेगा और देन लास्ट स्टेप होगी फिब्रिनोजन टू फिब्रिन एंड फाइनली क्लॉट फॉर्म होगा। तो सही आंसर होगा सी, डी, बी एंड ए। तो कहाँ दिख रहा है? सी में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट है what is correct combination of the temperature and duration of the storage respectively for preservation of cryoprecipitate। cryoprecipitate के प्रिजर्वेशन के लिए टेम्परेचर कंडीशन और स्टोरेज ड्यूरेशन पूछा गया है। -20 डिग्री सेल्सियस फॉर 6 months, -20 डिग्री सेल्सियस फॉर 9 months, -30 डिग्री सेल्सियस फॉर 9 months, -30 डिग्री सेल्सियस फॉर 12 months। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, -30 डिग्री सेल्सियस फॉर द 12 month, which is help to maintain the stability and potency of the coagulation factors. Next question है what is the maximum volume of blood advised to be donated within consecutive period of the 12 months। तो एक साल में कितना ब्लड डोनेट कर सकते हैं? 1 लीटर, 1.2 लीटर, 1.5 लीटर और 1.8 लीटर। सो जो ब्लड डोनेशन की लिमिट होती है वो होती है 350 to 450 ml पर डोनेशन। ओके, तो 3 मंथ में एक डोनेशन कर सकते हैं हम, इस हिसाब से 12 मंथ में 4 बार डोनेट कर सकते हैं। ओके, 4 बार डोनेट अगर करोगे तो 350 into 4 करेंगे तो आएगा 1.5 लीटर। सो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट। ओके, अगर आप 450 से कैलकुलेशन करेंगे तो 1.8 आएगा, बट दैट इज नॉट सेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटीजन हैव बीन डिटेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी के सरफेस पर कितने टाइप्स के एंटीजन डिटेक्ट होते हैं? 5, 10, 50 और मोर देन 100। तो सही आंसर है डी, मोर देन 100 एंटीजन्स हैव बीन डिटेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी। इनफैक्ट मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मोर देन 300 प्लस ब्लड ग्रुप्स एंटीजन डिटेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट ट्रू ऑफ द हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न। हेमोलाइटिक मतलब जहां पर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक, तो न्यूबॉर्न का जो हेमोलाइटिक डिसीज है, हेमोलाइटिक कंडीशन है, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ठीक है, तो देखो इट कैन अफेक्ट मालनरिश्ड न्यूबॉर्न्स, नो ये गलत है। इट कॉजेज द जॉन्डिस, ये सही है। Then occurs because of incompatible blood transfusion in newborn। incompatible blood transfusion से होता है क्या? नहीं होता है। Okay, then can be prevented by injecting the mother with anti-D-agglutinin just after the delivery। हाँ ये सही है, इसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं मदर को anti-D-agglutinin प्रोवाइड करके, इंजेक्ट करके। तो यहाँ पर क्या पूछा है? नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू कौन से हैं? ए एंड
सी। सो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। Okay. Then option A not true है because HDL is caused by RH or ABO incompatibility between mother and fetus, not due to the malnutrition. Okay, nutritional status यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है. Then jaundice होता है इसे ऐसा ही है. Then occurs because of the incompatible blood transfusion in newborns, not true है because HDL occurs due to maternal antibodies crossing the placenta. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट ट्रू कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। ब्लड कंपोजिशन के बारे में क्या ट्रू नहीं है। प्लाज्मा फॉर्म्स 91.5% ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा तो 55% होता है ना। WBCs आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। नहीं, विस्कोसिटी ब्लड की विस्कोसिटी के लिए सबसे ज्यादा प्रोटीन जरूरी होते हैं, नॉट WBC। देन अल्बुमिन फॉर्म द मेजर ग्रुप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ये सही है, अल्बुमिन इज द major. Then macrophages are a type of circulating RBC. Macrophages is a type of WBC, not RBC. Not true पूछा है तो आएगा A, B and D. So सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C. Then next है which hemopoietic growth factor regulates the conversion of myeloid stem cell to myeloblast. myeloid stem cell का conversion myeloblast में होने के लिए कौन सा growth factor responsible है। colony forming unit erythrocyte, colony forming unit leukocyte, colony forming unit granulocyte macrophage और colony forming unit erythropoietin। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, colony forming unit granulocyte macrophage is a hemopoietic progenitor that regulates the differentiation of myeloid stem cells into the myeloblasts। फिर इसका फर्दर डेवलपमेंट होता है ग्रैनुलोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट ट्रू ऑफ द कॉर्ड स्टेम सेल। नॉट ट्रू पूछा है यहाँ पर भी। दे आर इजीली कलेक्टेड, कि देन दे आर मोर इन स्टेम सेल देन इन रेड बोन मैरो, कि ये भी सही है। द मैच बिटवीन डोनर एंड रिसिपिएंट हैज टू बी एग्जैक्ट इन ट्रांसप्लांट, कि ये नहीं है, ये रॉन्ग है। लेस लाइकली टू ट्रांसमिट इन्फेक्शन, हाँ इन्फेक्शन के चांसेस यहाँ पर लेस होते हैं, सही है। तो यहाँ पर नॉट ट्रू पूछा है तो आएगा ओनली सी। सो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट। Because the cord blood transplant requires the less strict HLA matching compared to the bone marrow transplant. The next question है what is not true of the intrinsic pathway coagulation। तो दो टाइप के पाथवे होते हैं, एक इंट्रिंसिक होता है और एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक पाथवे के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इट इज फास्ट एंड सिंपल, नो। इंट्रिंसिक पाथवे तो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, ट्रू नहीं है। इट एक्टिवेटर्स आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड, सही है, कि क्लोटिंग फैक्टर ब्लड में होते हैं। आउटसाइड टिश्यू डैमेज इज नॉट नीडेड, हाँ इंट्रिंसिक पाथवे में आउटसाइड टिश्यू डैमेज जरूरी नहीं है, ये भी सही है। कांटेक्ट विद कोलेजन फाइबर्स एक्टिवेट्स दी फैक्टर 12, सही है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, नॉट ट्रू, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देन the next question, what is the chemical nature of the antigen present on the surface of the RBC। तो RBC के सरफेस पर हमने देखा मोर देन 100 टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। तो उनका केमिकल नेचर क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होते हैं, ग्लाइकोलिपिड होते हैं, लिपोपॉलीसैकेराइड होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। तो एंटीजन का नेचर होता है ग्लाइकोप्रोटीन। सो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है होल ह्यूमन ब्लड इज स्टोर्ड एट -20 डिग्री सेल्सियस, 8 to 10 डिग्री सेल्सियस, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर तो आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाएगा कि देन जो -20 डिग्री सेल्सियस है ये फ्रोजन प्लाज्मा के लिए होता है, नॉट फॉर द होल ह्यूमन ब्लड, ठीक। एंड 8 to 10 डिग्री सेल्सियस इज स्लाइटली ग्रेटर टेम्परेचर, ठीक। सो सही आंसर होगा 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। This is the explanation for that. 2 to 8 degree Celsius, red blood cells remain viable and maintain their function. Okay, 8 to 10 degree Celsius में क्या होता है, slightly higher temperature होने की वजह से there is increased risk of the bacterial growth that reduces the shelf life. 0 degree Celsius too low, hemolysis हो सकता है और -20 degree Celsius is used for the storing plasma.
So dear student, to join the free test series, download the PharmaStar application from the Play Store. You will see the interface like this. Then you have to click on the free test time to attempt the test. Next question है, which of the following is are activated by the thromboplastin? थ्रोम्बोप्लास्टिन से एक्टिवेट क्या होता है? फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम। देखो अभी थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग के लिए होता है, फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम मतलब क्लॉट को ब्रेक डाउन करने के लिए, तो अपोजिट हो गए ना, ये नहीं आएगा। एक्सटेंसिव कोएगुलेशन पाथवे, हाँ एक्सटेंसिव कोएगुलेशन पाथवे सही है, इससे थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट होता है। देन प्लेटलेट एग्रीगेशन, अगर थ्रोम्बोप्लास्टिन एग्रीगेट करेगा तो थ्रोम्बोक्सिन कहाँ पर जाएगा? प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए थ्रोम्बोक्सिन A2 लगता है ना। देन ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन, ये इससे रिलेटेड ही नहीं है। ओके, तो सही आंसर होगा बी ओनली। एक्सटेंसिव कोएगुलेशन पाथवे इज रिस्पॉन्सिबल। देन दिस इज द explanation for that. Fibrinolytic system break down the clots not activated by the thromboplastin. Extensive coagulation pathway correct answer है। प्लेटलेट एग्रीगेशन थ्रोम्बोक्सिन A2 करता है। ओके, और जो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन होती है वो इम्यून रिस्पॉन्स है अनरिलेटेड टू दी थ्रोम्बोप्लास्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमाटोक्रीट ऑफ दी 40 इंडिकेट्स दी फॉलोइंग। ओके, हेमाटोक्रीट मतलब क्या होता है? परसेंटेज ऑफ द आरबीसीज इन द टोटल ब्लड। Okay. So option A, blood form the 40% of body fluid. RBC form the 40% of the total volume of blood. RBC and WBC platelet together form the 40%. Hemoglobin is 40% lower than the normal range. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, RBC form the 40% of the total volume of blood, मतलब hematocrit of 40. Then next question is fill in the blanks. Tissue type plasminogen activator TPA that cleaves the plasminogen to form plasmins is a dot enzyme. कौन से टाइप का एंजाइम है ये? जो TPA टिश्यू टाइप प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो प्लाज्मिनोजन का कन्वर्जन प्लाज्मिन में करता है, मेनली क्या करता है? प्रोपेप्टाइड बॉन्ड पर एक्ट होता है, सो ये प्रोटीएज एंजाइम की कैटेगरी में आता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज दी correct. Then next question है, what is the quantum of formed elements in whole blood? की फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। 40%, 45%, 55%, 60%। 40%, 60% ये तो नहीं आएगा। 50% होता है प्लाज्मा, तो ये भी नहीं आएगा। पूछा क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट, सो दिस इज दी 45%। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। Approximately 45% of the whole blood volume. Okay, then while the remaining 55% is the plasma. Next question है, which are the two most important constituents of the fibrin sealant kit? जो fibrin sealant kit होता है उसमें कौन से constituent present होते हैं? Fibrinogen and thrombin, prothrombin and thrombin, fibrin and fibrinogen, vitamin K and thromboplastin. अब फिब्रिन ये बोलकर फिब्रिन एंड फिब्रिनोजन मत लगा देना, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फिब्रिनोजन एंड थ्रोम्बिन। ओके, तो देखो फिब्रिन सीलेंट कीट मेनली कंटेन्स फिब्रिनोजन एंड थ्रोम्बिन। ओके, व्हेन मिक्स्ड थ्रोम्बिन क्या करता है? फिब्रिनोजन का फिब्रिन में कन्वर्जन करता है और फिब्रिन इज रिस्पांसिबल टू फॉर्म द क्लॉट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू एफिनिटी टैग्स? ट्रू एफिनिटी टैग्स क्या होते हैं? Affinity tags are long peptide sequence. Affinity tags have 4 consecutive tyrosine reduces. Then affinity tags have 6 consecutive histidine reduces and affinity tags have 8 different amino acids. Affinity tags क्या होते हैं? सबसे पहले तो शॉर्ट पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं जो कि प्यूरिफिकेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं और उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? They have the 6 consecutive histidine reduces. रेसिड्यूज बोल सकते हो आप, ठीक है, वहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है, रेसिड्यूज होते हैं। द मोस्ट कॉमन एफिनिटी टैग इज द 6 हिस्टिडीन which contains 6 consecutive histidine residues. It binds to the metal ions, like metal ions के साथ बाइंड होते हैं क्रोमेटोग्राफी में और प्यूरिफिकेशन में हेल्प करते हैं। The next question है, which organ or its part is affected by urea plasma urea lyticum? यूरिया प्लाज्मा यूरिया लाइटिकम कौन सी पार्ट को अफेक्ट करता है? यूरेटर, यूरेथ्रा, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस। नाम से आप इतना से समझ सकते हो कि ये दोनों तो नहीं आएंगे,
कि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पता चलेगा यूरियोप्लाज्मा यूरियोलाइटिकम जो होता है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शन ऑफ द यूरेथ्रा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि बोथ मेल्स एंड फीमेल्स में हो सकता है। इट इज अ एसटी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ऑर्गेनिज्म। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एचआईवी मेनली डैमेजेस फॉलोइंग टाइप ऑफ द सेल। इसके लिए जो एचआईवी होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, तो कौन सी सेल को डैमेज करता है? हेल्पर टी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और यूसिनोफिल्स। तो एचआईवी का टारगेट होती है हेल्पर टी सेल्स। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस प्राइमरीली इन्फेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द CD4+ हेल्पर टी सेल्स। याद रखो CD4+ होता है, नॉट 8। Then HIV binds to the CD4 receptor on these cells, leading to their gradual depletion, which weakens the immune system. Next question है which type of antibody causes anaphylaxis leading to vascular dilation and edema leading to the inflammation? कौन से एंटीबॉडी से एलर्जिक रिएक्शन होती है? इन शॉर्ट ये पूछा है उन्होंने। ठीक है, IgE, IgA, IgD और IgM। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए IgE। सबको पता है IgE इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एलर्जिक रिएक्शन, टाइप 1 रिएक्शन हाइपरसेंसिटिविटी की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज HBIG एडमिनिस्ट्रेटेड टू एन इन्फेंट बोर्न टू दी HBs एंटीजन पॉजिटिव मदर। तो जो HBs एंटीजन पॉजिटिव मदर होती है तो उसका जो भी इन्फेंट होता है, फीटस होता है, उसे HB इम्यूनोग्लोबुलिन कब एडमिनिस्टर किया जाता है? विदिन 7 days आफ्टर बर्थ, विदिन 1 day आफ्टर बर्थ, विदिन 8 hours आफ्टर बर्थ और विदिन 12 hours आफ्टर द बर्थ। तो बर्थ के बाद विदिन 12 hours में एडमिनिस्टर किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट। देखो हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन इज गिवन टू एन इन्फेंट बोर्न टू HBs एंटीजन पॉजिटिव मदर within 12 hours of the birth to provide the immediate passive immunity against hepatitis B। Hepatitis B के against passive immunity provide करने के लिए within 12 hours देना जरूरी है। Next question है which chemical is released by platelets when they adhere to the damaged wall? तो प्लेटलेट जब डैमेज वॉल से एडहेयर होते हैं तो कौन सा केमिकल रिलीज करते हैं? हिस्टामाइन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, इसी को सीरोटिनिन बोलते हैं, एसिटिलकोलिन और एड्रेनालिन। तो जब प्लेटलेट डैमेज वॉल से एडहेयर होते हैं तो इस सीरोटिनिन को रिलीज करते हैं। किस ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट। इसके बाद क्या होता है जो 5HT होता है सीरोटोनिन, इट कॉजेज द वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड हेल्प्स इन द प्लेटलेट एग्रीगेशन। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इन विच डिसीज टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन कॉजेज क्रोनिक इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन। जो डिलेड टाइप की हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होती है टाइप 4 की, उसके बारे में पूछा है। कौन से डिसीज में? कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस स्किन से रिलेटेड हुआ, देन रूमेटॉइड अर्थराइटिस जॉइंट से रिलेटेड हुआ, क्रोहन्स डिसीज एंड मल्टीपल डिसीज। तो मल्टीपल डिसीज नहीं आता है, क्रोहन्स डिसीज में क्या होता है? टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन कॉजेज क्रोनिक इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन। उसकी वजह से क्या होता है? बॉवेल वॉल की थिकनिंग होती है, फाइब्रोसिस एंड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द न्यूरॉन इज +30 MV, then -30 MV, -40 MV और 0 MV। सही आंसर होगा इसका -70 MV ड्यू टू दी सोडियम पोटेशियम ATPase pump and high permeability to the K+। +30 MV डिपोलराइजेशन के वक्त का होता है, -40 थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की नियर वैल्यू है और 0 जो होता है वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल RMP में नहीं आता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं हो सकता 0। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। तो डियर स्टूडेंट आज के 25 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। इसमें से आपके कितने करेक्ट आए आप कमेंट बॉक्स में बताओ। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।